स्वामी जी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मेरी कक्षा में जो मैंने निर्णय लिया था कि जो छात्र प्रश्न पूछेंगे उसके बारे में मैं अगली कक्षा में बात बताऊंगा, और जिस प्रकार से प्रतिक्रिया मिलती हैं, प्रश्न मिलते हैं, तो मुझे उत्साह मिलता है, मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि मैं उन चीज़ों को कवर करूं जिससे कि जो भी इस कक्षा को अटेंड करते हैं उनके ज्ञान में जो भी मैं वर्धन कर सकता हूं करूं। एक छात्र ने पूछा कि टेक्निकल एनालिसिस में मूविंग एवरेजेस का क्या उपयोग है, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने ये प्रश्न पूछा। लेकिन इसके पहले, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी क्लास में फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का विश्लेषण नहीं किया है, मैंने आप लोगों को नहीं बताया है कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। तो इसलिए अगर मैं सीधे टेक्निकल एनालिसिस पे मूविंग एवरेजेस की बात करूंगा तो जो मेरा लक्ष्य शायद पूरा नहीं होगा। इसलिए पहले मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस के माध्यम से ये कैसे पता चलाया जाता है या जा सकता है कि शेयर मार्केट किस दिशा में जाएगा, कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, कौन से खराब परफॉर्मेंस करेंगे, कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी, कौन सी कंपनी खराब परफॉर्मेंस करेंगी। ये फंडामेंटल एनालिसिस के माध्यम से कैसे पता चलाया जाए, और यही बात टेक्निकल एनालिसिस के जरिए से पता चलाया जाए। आपने देखा होगा जब आप फाइनेंशियल न्यूज़ चैनल्स देखते हैं तो कुछ लोग ऐसे विशेषज्ञ आते हैं जो आपको अपने को फाइनेंशियल एनालिस्ट के साथ साथ अपने को फंडामेंटल एनालिस्ट कहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने को टेक्निकल एनालिस्ट कहते हैं। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, ये टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। फंडामेंटल एनालिस्ट जो होते हैं वो कैसे दिशा का पूर्वानुमान लगाते हैं, जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो शेयर मार्केट के दिशा का कैसे पूर्वानुमान लगाते हैं, हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये दो विधाएं हैं, दोनों विधाएं बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, इनके मूल सिद्धांत अलग हैं, इनकी जो परिकल्पनाएं हैं वो बिल्कुल अलग हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस में जो एनालिस्ट होता है, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर शेयर मार्केट का पूर्वानुमान उसकी दिशा का लगाता है, उसका यह स्पष्ट मानना है कि शेयर मार्केट के प्राइस, शेयर मार्केट की डायरेक्शन, किसी सेक्टर की डायरेक्शन, किसी कंपनी की डायरेक्शन पूरी तरह से फंडामेंटल फैक्टर्स पे निर्भर करती है। उनका मानना है कि केवल फंडामेंटल फैक्टर्स पे निर्भर करती है। अब ये फंडामेंटल फैक्टर्स क्या हैं? फंडामेंटल फैक्टर्स में जो उनका मूल आधार है वो EIC एनालिसिस करती है। EIC एनालिसिस का E होता है इकोनॉमिक, I होता है इंडस्ट्री, और C होता है कंपनी। तो ये कहती है कि बिना इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल और कंपनी के एनालिसिस, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस की एनालिसिस, उसके प्रेजेंट में किस प्रकार से वो कंपनी को चला रहा है उसकी एनालिसिस, और कंपनी के प्रोडक्ट मिक्स में, मार्केटिंग मिक्स में, स्ट्रेटेजी में, ये सारी चीज़ों को मिलाकर ही ये पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। EIC एनालिसिस के बाद से ही ये अनुमान लगाया जा सकता है कि शेयर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कंपनी एनालिसिस करनी पड़ती है, इंडस्ट्रियल एनालिसिस करनी पड़ती है, ये फंडामेंटल एनालिस्ट मानते हैं। फंडामेंटल एनालिस्ट का ये मानना है कि आपको इकोनॉमिक सिनेरियो का अध्ययन करना होता है। जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिनेरियो है उसका अध्ययन करना पड़ता है,
जो विभिन्न देशों में घटनाएं घट रही हैं उनका अध्ययन करना पड़ता है, और उन घटनाओं का शेयर मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा उसका अध्ययन करना पड़ता है। जैसे डाउ जोन्स ने कहा था, जो डाउ जोन्स शेयर मार्केट के जनक माने जाते हैं और जिनके नाम पे अमेरिकन शेयर मार्केट का इंडेक्स है डाउ जोन्स इंडेक्स, उनका यह मानना है कि मार्केट डिस्काउंट्स ऑल इंफॉर्मेशन। शेयर मार्केट सारी सूचनाओं को डिस्काउंट करता है। डिस्काउंट करने का मतलब उस पर रिएक्ट करता है, उस पर अपनी रिएक्शन देता है। अगर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन होती है तो पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, नेगेटिव इंफॉर्मेशन होती है तो नेगेटिवली रिएक्ट करता है। अगर कोई अच्छी सूचना आई, इंटरेस्ट रेट मान लीजिए कम हो गए, ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है शेयर मार्केट के लिए, तो शेयर मार्केट ऊपर उठेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, शेयर मार्केट लिए नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, शेयर मार्केट के गिरने की संभावना है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जितनी अंदाजा लगाया गया था कि बढ़ेगा उससे कम बढ़ा इंटरेस्ट रेट, या जितना घटने की संभावना थी उससे कम घटा, इससे भी मार्केट रिएक्ट करता है। तो कभी कभी आपको लगता है कि मार्केट को जितना गिरना चाहिए था उतना क्यों नहीं गिरा, क्योंकि मार्केट पहले ही उससे ज़्यादा उठ चुका था या गिर चुका था, इसलिए उसका गिरना उठना जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में गया। खैर, तो इकोनॉमिक सिनेरियो का अध्ययन करते हैं, जो सोशो पॉलिटिकल एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस उसका अध्ययन करते हैं, उसका इंपैक्ट देखते हैं। और आप देखते हैं कि शेयर मार्केट जो है जिगजैग मूवमेंट करता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। तो ये फंडामेंटल एनालिस्ट ये मानते हैं कि जैसे डाउ जोन्स ने कहा कि मार्केट डिस्काउंट्स ऑल इंफॉर्मेशन आई, पॉजिटिव थी, ऊपर गया, अगले दिन नेगेटिव आई, नीचे चला गया, बहुत और पॉजिटिव आ गई और ऊपर चला गया। तो ये ऊपर नीचे जाने का खेल चलता रहता है और मार्केट में जिगजैग मूवमेंट होता है। लेकिन अगर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है तो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, मार्केट में नेगेटिव इंफॉर्मेशन होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ये फंडामेंटल एनालिस्ट का मानना है। खैर, अब इसमें और विस्तृत जानकारी मैं अगली क्लासेस में दूंगा। उसका जो मूल आधार होता है वो अर्निंग पर शेयर होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो होता है, फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग रेशियो होता है, ट्रेलिंग प्राइस अर्निंग रेशियो होता है, करंट प्राइस अर्निंग रेशियो होता है। और उसके आधार मार्केट का ये अंदाज़ा लगाते हैं, न केवल इंडेक्स का पता लगाते हैं बल्कि इंडस्ट्री कौन सा सेक्टर अच्छा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, और कौन सा कंपनी ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ये भी ये फंडामेंटल फैक्टर्स है। क्योंकि ये मानते हैं कि जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो कभी ना कभी मार्केट को पता चलेंगे, मार्केट उसको वेटेज देगा और उन फंडामेंटल फैक्टर्स की वजह से मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा। वो कहें, हो सकता है कि कोई कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही हो, मार्केट को उसके बारे में अंदाज़ा ना हो, पता ना हो, इसलिए मार्केट ने अभी उसको अपवर्ड मूवमेंट ना दिया हो। लेकिन जब भी मार्केट को पता चलेगा और जिनको ये पहले अंदाज़ा हो जाएगा वो ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, जिनको बाद में अंदाज़ा होगा वो कम फ़ायदा उठाएंगे। जैसे अगर कोई स्टार्टअप है या इन्फोसिस है, रिलायंस है या TCS है, 50-60 साल पहले अगर इन्होंने किसी ने पैसा लगाया होता, उसकी संभावना का पहले अनुमान लगा लिया होता, उससे ज़्यादा फ़ायदा होता, क्योंकि वो भविष्य के जो पॉजिटिव संकेत मिल रहे थे, जो पहले अंदाज़ा लगाएगा उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जो बाद में अंदाज़ा लगाएगा उसको कम फ़ायदा मिलेगा। तो अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो और ये सारी चीज़ों की बात जो होगी वो मैं अगली क्लासेस में करूँगा, क्योंकि प्रश्न टेक्निकल एनालिसिस के बारे में है। तो मैं टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस का थोड़ा सा आधार बनाकर फिर मैं उनके प्रश्न का जवाब दूंगा। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि फंडामेंटल एनालिसिस में आप EIC एनालिसिस करते हैं, इकोनॉमिक सिनेरियो की एनालिसिस करते हैं, इंडस्ट्रियल एनालिसिस करते हैं और कंपनी के एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद फंडामेंटल फैक्टर्स के आधार पर कंपनी के आगे बढ़ने या शेयर मार्केट में ऊपर जाने या नीचे जाने का अंदाज़ा लगा के अपना पैसे का निवेश करते हैं। ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस।
टेक्निकल एनालिसिस ये बिल्कुल नहीं मानता, टेक्निकल एनालिसिस ये बिल्कुल नहीं मानता कि शेयर मार्केट जो है वो फंडामेंटल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। उनका कहना यह है कि ये जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं इनका शेयर मार्केट के ऊपर नीचे जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, और वो उसको बहुत ज़्यादा देखते भी नहीं, वो कुछ और चीज़ें देखते हैं। वो कहते हैं कि मार्केट जो है वो सेंटिमेंट्स पे चलता है, और इन सेंटिमेंट्स का फंडामेंटल फैक्टर से कोई लेना देना नहीं। कभी कभी आप देखते हैं कि कोई शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जबकि उसके फंडामेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होते, क्योंकि उसके साथ सेंटिमेंट जुड़ा होता है। कभी कभी शेयर मार्केट की बहुत ज़्यादा पिटाई हो जाती है जबकि मार्केट में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि उस समय सेंटिमेंट जुड़ा होता है। तो वो केवल ट्रेंड देखते हैं, वो शेयर मार्केट की ट्रेंड देखते हैं, वो एक सेक्टर की ट्रेंड देखते हैं, और एक कंपनी के शेयर मार्केट के परफॉर्मेंस की ट्रेंड देखते हैं। इसका मतलब जो शेयर मार्केट जिस प्रकार से मूव कर रहा है उसको वो ट्रैक करते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं, और उसके आधार पर ये मानते हैं कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो फंडामेंटल फैक्टर्स का अध्ययन न करके वो ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, और उनका ये मानना है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जैसे उनका मानना है कि मान लीजिए आपको लगता है कि बारिश होने वाली है। कैसे लगता है कि बारिश होने वाली है? आपको लगता है कि हाँ बादल हैं, काले बादल हैं, और पहले जब भी बादल हुए हैं, काले बादल हुए हैं तो बारिश होगी, ये मानना है, इसलिए आप मानते हैं कि होगा। हवा जो है पश्चिम से चलेगी तो ऐसा होगा, पूरब से चलेगी तो ऐसा होगा। जैसे हमारे देश के किसान पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि इस बार कैसा मौसम होगा, किस चीज़ की फसल अच्छी होगी, केवल इंडिकेटर्स को देखकर। तो ये शेयर मार्केट की चाल को देखकर पहले कैसा हुआ है उसका अध्ययन करके ये पूर्वानुमान लगाते हैं कि शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा, कोई सेक्टर कैसा परफॉर्म करेगा, और कोई कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, और उस आधार पर निवेश करते हैं। ये हुई टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस की बहुत सारी विधाएं हैं, 100-200 विधाएं हैं, बहुत तरीके हैं, बहुत अध्ययन करने के तरीके हैं, एनालाइज करने के तरीके हैं, उसके आधार पे निवेश का निर्णय लेने के तरीके हैं। तो क्योंकि आज प्रश्न जो है उन्होंने मूविंग एवरेजेस पे पूछा है, इसलिए थोड़ा सा आधार मैंने फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का बताकर आज मैं प्रयास करता हूं कि आपको बताऊं कि मूविंग एवरेजेस से शेयर मार्केट की दिशा का कैसे अनुमान लगाया जा सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस में भी मैं 3-4 कक्षाओं में आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने केवल एक छोटी सी आपको सूचना दे दी कि अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, ट्रेलिंग, करेंट, फ्यूचर, हाउ टू एंटिसिपेट, व्हाट टू वे टू एंटिसिपेट, as to how economic factors have an impact on the prices and the earning per share and price earning ratio. Those things I will discuss in next classes. टेक्निकल एनालिसिस में मूविंग एवरेजेस का उपयोग कैसे किया जा सकता है? अब मूविंग एवरेजेस हैं क्या? मान लीजिए किसी इंडेक्स का, सेंसेक्स का, निफ्टी का, डाउ जोन्स का, किसी का भी, आप उसको ट्रैक करें, आप उसका रिकॉर्ड रखें। मान लीजिए आप रिलायंस इंडस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं, आप उसको ट्रैक कर रहे हैं, और ये जानना चाहते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर को मैं कब बेचूं, कब खरीदूं, कब इसमें ट्रेडिंग करूं, कब इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूं। अगर मान लीजिए आप ये करते हैं, वैसे नॉर्मली जो टेक्निकल एनालिसिस होती है वो शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए यूज़ की जाती है, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के लिए यूज़ की जाती है, और जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग के लिए यूज़ की जाती है। क्योंकि फंडामेंटल फैक्टर ज़रूरी नहीं कि बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म में, नियर टर्म में उसको डिस्कवर कर लिया जाए, इसलिए हो सकता है फंडामेंटल एनालिसिस में टेक लॉन्गर टाइम, बट टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली इज यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग एंड फॉरवर्ड्स एंड ऑप्शंस। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई आज की तारीख में ट्रेंड पॉजिटिव है
तो वो ट्रेंड हमेशा पॉजिटिव रहेगी। हो सकता है 15 दिन के लिए पॉजिटिव हो, 2 दिन के लिए पॉजिटिव हो, फिर वो नीचे ऊपर होता रहे, वो एक अलग मुद्दा है। तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली इज फॉर शॉर्ट टर्म एंड फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली इज फॉर लॉन्ग टर्म। अब आपको रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर प्राइसेस को ट्रैक करना है। आपने एक दिन का प्राइस लिया, उसे नोट किया डायरी में, दूसरे दिन का प्राइस लिया, उसको नोट किया डायरी में, तीसरे आपने 7 दिन के शेयर प्राइसेस रिलायंस इंडस्ट्री के नोट कर लिए। 7 पॉइंट्स मिल गए आपको, 7 फिगर्स मिल गई आपको। इन 7 फिगर्स को आपने एवरेज निकाल लिया, इसका एवरेज, और उस एवरेज का एक संख्या हो गई। 10 रुपए था, 12 रुपए था, 14 था, 16 था, 18 था, 20 था, 22 था, 24 का, इसका एवरेज आपने निकाल लिया। मान लीजिए 17 आया, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मान लीजिए 17 आया, 1 पॉइंट हो गया। ये 7 डे मूविंग एवरेज हुआ 1 पॉइंट का, 1 पॉइंट मिला। अगले दिन जब आपने उसका मूविंग एवरेज निकाला तो पहले दिन के प्राइस को हटा दिया और 8वें दिन के प्राइस को जोड़ लिया, फिर 7 दिन का 1 पॉइंट आ गया, उसको फिर आपने ग्राफ में प्लॉट कर दिया। तीसरे दिन फिर आपने पहले दोनों दिन का निकाल दिया, फिर बाद के तीसरे से लेकर 7वें तक लिया और 8वें 9वें को लिया, फिर उसका एवरेज ले लिया, तीसरा पॉइंट आ गया। इस प्रकार से आपके 7 डेज मूविंग एवरेज के पॉइंट्स आ गए और उनको जब आपने ग्राफ में जोड़ा या मिलाया तो आपको एक ट्रेंड लाइन मिल गई। आपने उसको ट्रेस कर लिया, 7 डे में मूविंग एवरेज को आपने ग्राफ में ट्रेस कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया, 15 डे मूविंग एवरेज निकाला, 15 दिन के प्राइस लिए, डेली प्राइसेस लिए, उसका एवरेज निकाला, 1 पॉइंट मिला, 16वें को जोड़ा, पहले को निकाला, फिर ट्रैक किया। इस तरह से आपने 15 डेज मूविंग एवरेज के प्राइसेस को ट्रैक कर लिया। अब जब एक ही ग्राफ में दोनों को ट्रैक करेंगे, आप ट्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि 7 डेज मूविंग एवरेज और 15 डेज मूविंग एवरेज कभी कभी तो एक दूसरे के समानांतर चलेंगे, जिसकी जो दूरी है कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, और कभी एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को क्रॉसओवर करेंगे। कब क्रॉसओवर करेंगे, जबकि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो है नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से, मतलब 7 डे मूविंग एवरेज ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म मूविंग मैंने 15 डेज मूविंग एवरेज से तो नीचे से ऊपर की तरफ काटेगा। और जब लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज मतलब 15 डेज मूविंग एवरेज 7 डेज मूविंग एवरेज से तेजी से नीचे गिरेगा तो ऊपर से नीचे काटेगा। हो रहा है, होगा ऐसा। अब इसे इंडिकेशन क्या मिला, इसे इंडिकेटर क्या मिला, क्योंकि जो 7 डेज मूविंग एवरेज है वो शॉर्टर टर्म ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, और जो 15 डेज मूविंग एवरेज वो क्या है, वो लॉन्गर टर्म ट्रेंड है। 15 डेज लॉन्ग टर्म की ट्रेंड है और 7 डेज मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो शॉर्ट टर्म की ट्रेंड है। तो शॉर्ट टर्म की ट्रेंड जब लॉन्ग टर्म की ट्रेंड को नीचे से ऊपर की ओर काट के ऊपर बढ़ रही है, इसका मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड की तुलना में शॉर्ट टर्म में ट्रेंड ज्यादा पॉजिटिव है। यह बाई सिग्नल है, यह खरीदने का सिग्नल है, यह पॉजिटिव सिग्नल है। और कब तक यह पॉजिटिव सिग्नल है, जब तक कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ग्राफ के ऊपर रहेगा, ट्रेंड के ऊपर रहेगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की ओर काटेगा और नीचे की तरफ जाएगा, इसका मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म ट्रेंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड की तुलना में नेगेटिव है। इसका माने प्रेजेंट इज नेगेटिवली प्लेस्ड इन कंपैरिजन टू द लॉन्गर टर्म। यह नेगेटिव सिग्नल है, यह सेल सिग्नल है, और इस प्रकार से होता रहेगा। कभी ये पैरेलल चलेंगे, कभी ये डिस्टेंस इनके कम ज़्यादा होंगे, कभी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज
ऊपर से शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को नीचे से काटेगा, कभी नीचे से ऊपर काटेगा, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर काटेगा, ऊपर से नीचे काटेगा, ये चलता रहेगा। अब आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए इसकी ट्रेंड की एनालिसिस करके बाई और सेल कॉल कैसे मिल रही हैं कि जब शॉर्ट टर्म ट्रेंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड की तुलना में ज़्यादा पॉजिटिव हो या मैंने नीचे से ऊपर काटे तो ये बाई सिग्नल है तब तक जब तक ये दोबारा लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे न काट दे। और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज अगर ऊपर से नीचे काटता है तो नेगेटिव सिग्नल है तब तक जब तक ये दोबारा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस ना करे। तो इस प्रकार से बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारी टेक्निकल एनालिसिस के तरीके हैं, जिसमें वॉल्यूम इंडिकेटर्स हैं, जिसमें मार्केट ब्रेथ है, जिसमें मार्केट थिकनेस है, जिसमें आरओसी है, जिसमें मूविंग एवरेजेस हैं, जिसमें पैटर्न्स हैं, फ्लैग पैटर्न है, रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन्स हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं। वो एक एक करके बताएंगे क्योंकि एक ही दिन में सारा भार भी करना उचित नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लास का सिलेबस धीरे धीरे हमें कंप्लीट करना है। तो आज जो मूविंग एवरेजेस के बारे में बताया कि मूविंग एवरेजेस जब आप पढ़ते हैं, कभी आप फाइनेंशियल चैनल देखते हैं या अखबार में पढ़ते हैं, तो मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर का अध्ययन करके टेक्निकल एनालिस्ट किस प्रकार से शेयर मार्केट की डायरेक्शन का अंदाजा लगाते हैं वो मैंने आज कवर करने का प्रयास किया। तो एनालिस्ट दो प्रकार के हुए, एक फंडामेंटल एनालिस्ट हुए, एक टेक्निकल एनालिस्ट हुए। मेरा खुद का मानना है कि दोनों चीजों का फायदा उठाइए। जैसे आपने देखा सब प्राइम क्राइसिस हुआ तो देखा आपने, जब भी कोई इकोनॉमिक वर्ल्ड क्राइसिस होती है तो आप देखते हैं मार्केट बहुत ज्यादा टूट जाता है, 40-50% टूट जाता है। मार्केट नेगेटिवली बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है शेयर मार्केट को। कोविड में आपने देखा मार्केट बहुत ज्यादा टूटा। ऐसा कई लोगों ने सोचा कि अब तो दुनिया खत्म होने वाली है, जो पैसा है निकाल लो और खा पी के खत्म कर दो। कर भी लिया होगा शायद कुछ लोगों ने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुनिया खत्म नहीं हुई, दुनिया कभी खत्म नहीं होती शायद, आई डोंट नो। और उसके बाद मार्केट में इतनी तेजी से उछाल मारा कि मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जिन लोगों ने मार्केट जब बहुत ज़्यादा नेगेटिवली प्लेस था, जब बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म आ गया था, जब बहुत ज़्यादा फियर आ गया था, तो जब उन लोगों ने इन्वेस्ट किया तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। और जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन से या पेसिमिज्म से या फियर से घबरा गए उन्हें फायदा नहीं हुआ, उन्हें नुकसान हो गया। लेकिन जब मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जैसे सुबह ही मैंने क्लास में बताया कि मार्केट बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हो गए थे, मार्केट ज़्यादा यूफोरिक हो रहा था, तो मार्केट टूट के 7-8% मार्केट ने अपना थोड़ा असली स्तर प्राप्त करने की कोशिश की, तो मार्केट गिरा। अब मार्केट 15 दिन, एक महीने पहले की तुलना में बेटर है। आई वोंट से अट्रैक्टिव है, बट इट इज़ बेटर देन व्हाट इट वाज 1 मंथ बैक। अब टेक्निकल एनालिसिस में इस मूविंग एवरेज के माध्यम से कैसे शेयर मार्केट का, किसी कंपनी का, किसी भी सेक्टर का एनालिसिस आप कर सकते हैं, मूविंग एवरेजेस का अध्ययन कर सकते हैं। उसमें भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, सिंपल मूविंग एवरेज होता है, उसमें भी कभी मैं आपको क्लास में बताऊंगा। तो मतलब ये है, बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम फंडामेंटल फैक्टर्स को नहीं देख रहे, हम केवल शेयर के प्राइसेस को ट्रैक करके, उसको ट्रेस करके, उसको प्लॉट करके, उसको ड्रॉ करके ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शेयर मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ये हम टेक्निकल एनालिसिस और मूविंग एवरेजेस के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब मुझे आशा है या आपको शायद कुछ समझ में आया होगा, या मैं समझा पाया हूँगा, आपको तो समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं समझा पाया कि नहीं आ पाया ये मुझे नहीं पता। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो प्रश्न पूछिएगा, फिर मैं कोशिश करूँगा जो आपके डाउट्स होंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि क्लास में सारी चीज़ें जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएं। टिप्स मैं दूंगा नहीं, कोई डायरेक्शन आपको दूंगा नहीं, केवल जो किताब में MBA फाइनेंस के या MBA के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, अब मैं स्वामी जी की कक्षा में पढ़ाता हूँ। आपको लाभ होता है तो मुझे खुशी होती है, लाभ नहीं होता है तो मेरी गलती है, मैं फिर प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा आपको समझाने की, और अगर आपको लाभ होगा तो मुझे आनंद प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, अपनी जिज्ञासा को बढ़ाते रहिए, और उसके बाद अंत में हम लोग एक ऐसी डायरेक्शन में पहुंच जाएं जहां पे हम जो इन्वेस्टमेंट, चाहे वो गोल्ड का हो, ये नहीं मैं शेयर मार्केट की केवल बात नहीं कर रहा, वो क्रूड की भी बात हो सकती है, वो
रुपये डॉलर की भी बात हो सकती है, वो कमोडिटी किसी की बात भी हो सकती है, गोल्ड की, सिल्वर की, किसी की भी बात हो सकती है। सिद्धांत एक ही हैं करीब करीब। तो आप प्रश्न पूछते रहिए, मैं बताता रहूं, और इसी प्रकार से हम एक दूसरे का ज्ञानवर्धन करते रहें। अगर आप कोई चाहते हैं कि जिनको आपको ज्ञान हो सब्जेक्ट का, कि क्लास में मेरे साथ रहें, तो अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी मुझे आप भेज दीजिएगा। मैं आपको शामिल करूंगा, आपसे ज्ञान प्राप्त करूंगा, और चर्चा के माध्यम से बाकी जो छात्र हैं उनका भी ज्ञानवर्धन करने का प्रयास करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट।